So, today we are going to start chapter number 6 life processes. So, लाइफ प्रोसेसेस आप जब आप क्लास 10 के अंदर आ जाते हैं तो हर चीज़ को इम्पोर्टेंट लेना ही पड़ता है क्योंकि वी आर गोइंग टू फेस बोर्ड्स. सो लाइफ प्रोसेसेस एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है प्लस लेंथी है, बट इसका एक प्लस पॉइंट है कि अगर इसको स्टार्टिंग से लाइन बाय लाइन समझा जाए तो ये बहुत ईजी चैप्टर है. 3-4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. फर्स्ट न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन. ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है. सो सबसे पहले हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं जो हमारा फर्स्ट पार्ट है न्यूट्रिशन. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या है. लाइफ प्रोसेस टर्म का मतलब क्या है. तो लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली अगर इस सिंपलेस्ट जो अगर इसकी फॉर्म निकाले तो लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जिसके बिना हम अपना सर्वाइवल इमेजिन नहीं कर सकते. लाइफ प्रोसेसेस गिनती के 4 होते हैं जिनके जिनके बिना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है ही नहीं. वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. इनके बिना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है. सो चैप्टर रीडिंग पे आते हैं. हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव. तो हम ये डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कि कौन सी चीज़ जिंदा है या कौन मरा हुआ है. बेसिक लैंग्वेज तो यही यूज़ करते हैं हम. If we see a dog running or a cow chewing cud or a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. अगर हम एक डॉग को रन करते हुए देखते हैं ओवर द स्ट्रीट्स, काऊ को खाना खाते हुए देखते हैं, मैन एक कोई आदमी चिल्लाता हुआ जा रहा है गली में, तो हमें पता चल जाता है कि यार ये जिंदा हैं और ये लिविंग बींग्स हैं. लिविंग बींग्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं प्लस लिविंग साइंस शो करते हैं. लाइफ के साइंस शो करते हैं कि वो उनके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है. वट इफ़ द डॉग और द काउ और द मैन वर असलीप. क्या होता कि जब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं लाइव और नॉन लाइव में, ये सो रहे होते. तो सोते वक्त भी आप अगर आपने देखा हो तो जब आप सो रहे होते हो ना, तो सोते वक्त भी आपकी बॉडी के जो प्रोसेसेस है ना, अंदर केमिकल रिएक्शंस चलते हैं बॉडी के अंदर, वो चलते रहते हैं. वो कभी स्टॉप नहीं होते. वो पूरे लाइफ टाइम में हमारे सिर्फ एक ही बार स्टॉप होते हैं और वो एट द टाइम ऑफ आवर डेथ. जब आप सो रहे होते हैं, लेटे होते हैं या एक कोजी पोस्चर में बैठे होते हैं जो कंफर्टेबल पोस्चर है, तो उसके अंदर हमारे लाइफ प्रोसेस चलते ज़रूर हैं पर थोड़े स्लो हो जाते हैं, पर चलते रहते हैं. सो जब हम सो रहे होते हैं तो हम ब्रीथिंग, सबसे कॉमन प्रोसेस ब्रीथिंग होता है. डॉग, काउ वगैरह मैमल्स के अंदर सबसे कॉमन प्रोसेस होता है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन. सारे ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ करते हैं एयर को इन एंड आउट, ठीक है. एक्सहेल भी करते हैं और इनहेल भी करते हैं. और रेस्पिरेशन भी सारे ऑर्गेनिजम्स करते हैं. रेस्पिरेशन इज़ जो हम एयर अपने अंदर इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन यूज़ होती है हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए. वो आगे का प्रोसेस है, वो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. अभी हम इस पैराग्राफ पे आते हैं. वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव बट हाउ डिड वी नो दैट. हमें पता है कि वो अलाइव है पर हमें पता कैसे चला. वी सी देम ब्रीथिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव. व्हाट अबाउट प्लांट्स. हाउ डू वी नो अबाउट व्हाट दे आर अलाइव और नॉट. अब हमें प्लांट्स के केस में कैसे पता चलेगा कि वो अलाइव है या नहीं है. तो वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से, बट व्हाट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन. They grow over time, so we know that they are alive, some will say. In other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive. But a plant that is not visibly growing is still alive, and some animals can breathe without visible movement. So using visible movement as a defining characteristics of life is not enough. So हम प्लांट्स के केस में कैसे ये डिफाइन करते हैं कि प्लांट्स अलाइव है या फिर नहीं है, वो जिंदा है या मर गए हैं. तो ग्रीन प्लांट्स के केस में हम ये देखते हैं कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अगर उनकी लीव्स ग्रीन है, उनकी स्टेम ग्रीन है, या उनके एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो हैं वो ग्रीन है, तो हमें पता चल जाता है कि यार प्लांट अभी लाइफ है, सर्वाइव कर रहा है. बट ऑन द सेम वे हम ये देखते हैं कि जब जो प्लांट्स ग्रीन नहीं होते, कुछ और कलर के होते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स जो होते हैं जो शोपीस प्लांट्स होते हैं, वो रेड कलर की लीव्स होती हैं, उनकी सी ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं. तो उनमें कैसे पता चलेगा. तो उनमें कैसे पता चलता है कि वो कुछ ना कुछ मूवमेंट ज़रूर शो कर रहे होते हैं. जैसे ग्रोथ रिलेटेड कि प्लांट थोड़े टाइम बाद बढ़ जाएगा, वो पानी की रिक्वायरमेंट लेता है,
सूख जाता है और उसकी लीव्स के ऊपर उनके फ्लावर्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आते हैं, कोई ना कोई मूवमेंट प्लांट शो करता है, तो हमें पता चल जाता है कि दैट इट इज़ बीइंग अलाइव. ठीक है. सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ. सो विजिबल मूवमेंट, कुछ मूवमेंट्स हम ऐसी भी करते हैं जो विजिबल नहीं होती हैं. काफ़ी मूवमेंट्स होती है हमारी बॉडी में, जैसे न्यूट्रिशन है, वो हमारी बॉडी की एक विजिबल मूवमेंट नहीं है. रेस्पिरेशन एक विजिबल मूवमेंट नहीं है. हमने खाना खाया, उसके बाद हमने एयर ली, ऑक्सीजन अंदर जाके हमारी बॉडी के अंदर हमारे ऑक्सीजन हमारे फूड को ब्रेक डाउन कर रही है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर रही है, C6H12O6 के अंदर कन्वर्ट कर रही है, पर वो हमें दिख थोड़े रहा है कि वो कैसे कन्वर्ट कर रही है. तो ये इनविजिबल प्रोसेस है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है. इंटरनल प्रोसेस है, तो हमारे लिए इनविजिबल है, हम अपनी नेकेड आइट से वो नहीं देख सकते हैं. So, movement over very small scales will be invisible to the naked eye. Movements of molecules, for example, is this invisible molecular movement necessary for life? अब मूवमेंट जो होती हैं वो काफ़ी स्मॉल स्केल पे भी अकर होती हैं. जैसे कि अगर हम बात करें मूवमेंट्स मॉलिकुलर लेवल पे अकर होती हैं, जैसे नींबू पानी जब आप बनाते हैं, पानी लेते हैं, नींबू डालते हैं, उसके अंदर चीनी डालते हैं, नमक डालते हैं हल्का सा, वॉटेवर, उसको डाल के जब मिक्स करते हैं तो आप देखते हैं कि पहले वो मिक्स नहीं होता, पहले वो सब चीज़ें अलग अलग सी दिख रही होती है. फिर जब उसको आप स्टर करते हैं कंटिन्यूसली, तब वो जाके मिक्सअप होता है. वो जाता कहाँ पे है पता है? कुछ नमक, काली मिर्च, जो आपने जो भी वट स्टफ जो आपने लिया है वो आपने उसमें डाला है, वो गया कहाँ पे? पहले थोड़ी देर पहले तो वो दिख रहा था बिल्कुल साफ, अब कहाँ पे गया? तो जो मॉलिक्यूल, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनकी स्पेसेस, उनके अंदर बीच में स्पेसेस होते हैं. लिक्विड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं, गैसेस से कम होते हैं पर होते हैं. तो उन स्पेसेस के बीच में एडजस्ट हो जाते हैं. तो वो मूवमेंट मॉलिक्यूलर लेवल पे ही तो है, हम अपनी नेकेड आइज से वो मूवमेंट देख थोड़े पा रहे हैं. हाँ, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो मूवमेंट देखी जाती है, साइंटिस्ट नोटिस करते हैं, पर हम नहीं देख सकते अपनी नेकेड आइज से. वो इनविजिबल नहीं है, तो हमारे लिए तो वो इनविजिबल ही है ना, विजिबल तो नहीं है हमारे लिए. सो हमारे इस सेकंड पैराग्राफ में यही लिखा है. फॉर एग्जाम्पल, इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? ये इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी है लाइफ में या नहीं है? बिल्कुल नेसेसरी है. अब हमारी जो बॉडी है वो डेड सेल्स की कवरिंग है. हमारी जो बॉडी है उसके अंदर पड़ा है ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है हमारी बॉडी के ऊपर, और हमारी जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो डेड सेल्स से बनी होती है. हमारी बॉडी इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डायरेक्टली नहीं होती, लिंक्ड नहीं होती कॉन्टैक्ट में डायरेक्ट. तो इसमें यही लिखा है, ये इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमारे लिए बिल्कुल नेसेसरी है. रेस्पिरेशन सबसे ज़्यादा नेसेसरी प्रोसेस है और वो इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट ही है. If we ask this question to professional biologists, they will say yes, of course. In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell, and that is partly why there is a controversy about whether they are truly alive or not. अब वायरसेस जो होते हैं, जब वो हमारी बॉडी में अटैक करते हैं, वो तभी मूवमेंट शो करते हैं. वायरसेस होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं और उन्हीं का न्यूट्रिशन, उन्हीं से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, उनको हार्म करते हैं. ठीक है, उनको हार्म करते हैं, और हमारे पास उनको हीटरोट्रॉफ्स कहते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स, होस्ट ऑर्गेनिजम्स से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं. दे आर कॉल्ड एज हीटरोट्रॉफ्स. और इसके 4-5 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज पैरासिटिक, सेकंड सेप्रोफिटिक, थर्ड इंसेक्टिवोरस, फोर्थ सिम्बायोटिक एंड फिफ्थ होलोजोइक. ठीक है, तो हीटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन यही आती है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जांपल्स होते हैं लाइस और कसकटा. लाइस जुएं हमारे को हार्म करती हैं, होस्ट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर आती हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करती है, और उनको एक तरह से हार्म ही तो कर रही हैं. अगर उनका न्यूट्रिशन ले रही हैं, वो तो उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स छीन रही हैं ना, तो उन्हें हार्म कर रही हैं. सेप्रोफिटिक का एग्जाम्पल है मशरूम, इंडियन पाइप. इंसेक्टिवोरस एग्जाम्पल विनस फ्लाईट्रैप, पिक्चर प्लांट. सिम्बायोटिक एग्जाम्पल लिचन, लेजुमिनियस एक्सेट्रा. होलोजोइक. अब ह्यूमंस आर द होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स. ह्यूमंस होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड तो करते हैं फूड के लिए, पर उन्हें हार्म नहीं करते. एक तरह से हार्म भी कर रहे हैं, पर डायरेक्टली हार्म नहीं करते, इनडायरेक्टली हार्म करते हैं. सो सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपना फूड डेड और डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करते हैं. फॉर एग्जांपल मशरूम अपना फूड डेड और डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करता है, और इंडियन पाइप.
और होलोजोइक होते हैं जो अपना फूड बाहर से लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं और उसको अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। 5 स्टेप्स होते हैं डाइजेशन के, दैट इज ईजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंजेशन। ठीक है, ये स्टेप्स होते हैं, तो ये होते हैं मेन। ठीक है, अब इंसेक्टिवोरस तो सबको पता है, सबसे कॉमन टर्म है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है उसको डायरेक्टली अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं अपने ब्राइट कलर्स से, और उनको फिर ट्रैप कर लेते हैं और फिर ऑब्टेन कर लेते हैं अपना न्यूट्रिशन। अब सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जांपल फंगस, सबसे कॉमन एग्जांपल होता है फंगस सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स का। होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहा है, होस्ट ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहा है, सब कुछ। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द NCERT, 3rd पैराग्राफ। सो वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ? ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हमारी लाइफ के लिए नीडेड क्यों हैं? अभी बताया कि अगर ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हमारी जो बॉडी के अंदर अगर नहीं परफॉर्म होंगी तो हम जी ही नहीं सकते। आवर सर्वाइवल इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी ऑफ द केस। जब आप अपने रेस्पिरेशन ही नहीं करोगे, आपका फूड C6H12O6 ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगा ही नहीं, तो आप उसे कर ही नहीं सकते, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, ATP में कन्वर्ट ही नहीं होगा आपका फूड, फिर आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप लो फील करोगे, और कब तक जिंदा रह लोगे बिना एनर्जी के? सो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए। We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structures. They can have tissues, tissues have cells, cells have smaller components in them, and so on. Because of the effects of the environment, this organized ordered nature of living structures is very likely to keep breaking down over time. If order breaks down, the organism will no longer be alive. So living creatures must keep repairing and maintaining their structures. Since all these structures are made up of molecules, they must move molecules around all the time. What are maintenance processes in living organisms? Let us explore. सो यही है कि हमारा जो लिविंग बींग्स का स्ट्रक्चर है वो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमारे जो हैं, अब हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी है? हमारी बॉडी बनी है सेल्स से, सेल्स बने हैं टिश्यूज से। ठीक है, अब सेल्स नहीं, सॉरी, जो है हमारी पूरी बॉडी बनी है सेल्स से। अब टिश्यूज बने हैं सेल्स से, और टिश्यू सिस्टम्स बनते हैं टिश्यूज से, टिश्यू सिस्टम से बनते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन से बनती है हमारी पूरी बॉडी। ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, एंड देन हमारी बॉडी में हमारी बॉडी बनती है। सो ये पूरा ऑर्डर्ड नेचर है हमारे लिविंग स्ट्रक्चर्स का। सो ये ऑर्डर्ड नेचर कभी ना कभी ब्रेक डाउन होता है। ये ब्रेक डाउन कब होता है? जब आप बीमार पड़ जाते हैं, आपको फीवर हो जाता है, तो आप अपना लो ही तो फील करते हैं अपने आप को। तो वो ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर जो चल रहा था वो किसी ना किसी तरह से ब्रेक हुआ है, तभी तो आपको वो लो फीलिंग आ रही है। जब ये ऑर्डर परमानेंटली ब्रेक डाउन होता है एट द टाइम ऑफ आवर डेथ, और जब तक हम अलाइव होते हैं तब तक लिविंग क्रिएचर्स अपने आप को रिपेयर करते रहते हैं और मेंटेन करते रहते हैं अपने स्ट्रक्चर्स को। सिंस ऑल दी स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। अब हम भी अपने लिविंग स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करते हैं। जैसे कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, अब हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं ताकि बीमार ना हों, उनकी बॉडी अच्छे से चले, हेल्दी रहें। सो ये ऑर्डर स्ट्रक्चर हमारी बॉडी भी परफॉर्म करती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो खुद के लिए ही रेमेडी है। हमारी बॉडी के काफ़ी ऐसे स्ट्रक्चर्स काफ़ी ऐसे ऑर्गन्स हैं जो खुद अपने आप को क्योर करते हैं। फॉर एग्जांपल जो लिवर है वो रीजनरेटिव सेल्स होते हैं उसके अंदर। लीवर, अगर आप एक छोटा सा पीस ऑफ लिवर भी अपनी बॉडी के अंदर कर दो ना, किसी के पास लीवर नहीं है या लीवर फैटी हो गया, लीवर ख़राब हो गया, तो वो लीवर ले लेते हैं, डोनेशन सेंटर से लीवर ले लेते हैं, और एक पीस ऑफ लिवर भी अगर आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है तो वो एक बड़े लीवर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो रीजनरेशन कर लेता है। सो ये हमारी बॉडी के लिए एक रेमेडी ही तो है। सो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर, even when we are just sitting in class, even if we are just asleep. This maintenance job has to go on. The processes which together perform this maintenance job are life processes. So, अभी मैंने यही बताया था कि जब हम सो रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, लेटे हुए होते हैं, तो हमारे लाइफ प्रोसेस बंद थोड़े होते हैं।
हमारे लाइफ जो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस चलते हैं वो कैरी ऑन रहते हैं, वो अपने आप को कैरिड ऑन रखते हैं। अगर वो नहीं होएंगे तो हमारा सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। सो ये मेंटेनेंस स्ट्रक्चर, जो मेंटेनेंस प्रोसेसेस हैं, ये चलते रहते हैं। चाहे हम एक कोजी कंफर्टेबल स्ट्रक्चर में बैठे हैं, सो रहे हैं, इनको चलना ही पड़ता है। द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस। और जो प्रोसेसेस, ये द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म, जो परफॉर्म करते हैं इस मेंटेनेंस जॉब को, हमारे सर्वाइवल को पॉसिबल रखने के लिए, उनको लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंपल, ठीक है। सो अगला है, सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। अब ये मेंटेनेंस प्रोसेसेस जो होते हैं, ये इनको डैमेज और ब्रेक डाउन से बचाना होता है, तो इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी? ये एनर्जी आउटसाइड द बॉडी आती, हमारी बॉडी के आउटसाइड एनवायरनमेंट से आती है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ source of energy from outside the body of the organism which we call food to inside, a process we call nutrition. So nutrition, जो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एक आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम फूड कहते हैं। अब फूड क्या है? एक आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी है, वेदर इट इज़ पिज़्ज़ा, बर्गर एक्सेट्रा, उससे भी आपको कुछ ना कुछ एनर्जी मिलती है। सो वो फूड, उसका ट्रांसफ़र इनसाइड आवर बॉडी is the process we commonly call as nutrition. सबसे कॉमन डेफिनेशन, बट इस डेफिनेशन से ऑफनली स्कोर नहीं मिलते हैं। जो भी आप स्कोर नहीं कर पाते हैं इस डेफिनेशन से, थोड़ी सी वेल डिफाइंड डेफिनेशन होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन हमेशा बिल्कुल एक प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए। तो मैंने एक डेफिनेशन जो है मेरी, वो मैंने लिखी हुई, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिसीव एंड यूटिलाइज द फूड necessary for their survival, growth and repair of worn out tissues is called as nutrition. ठीक है। अब न्यूट्रिशन से क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म रिसीव करते हैं फूड को और यूटिलाइज करते हैं फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि हम सर्वाइवल हमारा पॉसिबल रहे। एंड रिपेयर ऑफ वर्न आउट टिश्यूज़, हमारे वर्न आउट टिश्यूज़ को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है फूड, ठीक है। If the body size of the organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside. अब अगर बॉडी हमारी ग्रोइंग स्टेज पे है तो हमें एडिशनल रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा। मतलब जो बॉडी रिक्वायर्ड, सिर्फ खाना हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है। अगर हम एक ग्रोइंग स्टेज पे, हमारे लिए फ्रूट्स, विटामिन एक्सेट्रा काफ़ी चीज़ें रिक्वायर्ड है। Since life on Earth depends on carbon-based molecules, most of these food resources are also carbon-based. अब हमारे जितने भी न्यूट्रिशियस फूड्स होते हैं उनके अंदर कार्बन ज़रूर होता है, ठीक है। तो हमारे अर्थ के ऊपर भी कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है फूड रिसोर्सेज में। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस, ठीक है। अब इनकी कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए, कार्बन सोर्सेज की, हर ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग न्यूट्रिशन डिराइव कर रखे हैं उनकी बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए। जैसे ह्यूमन बीइंग सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, होलोजोइक होते हैं ना तभी, तो इसलिए हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं। अब पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, वो होलोजोइक से कॉमन नहीं है। उनका कॉमन स्टेज सिर्फ यही है कि वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रैक्टिस करते हैं और इसके टाइप्स हैं। बट अगेन उनके बीच में कोई डिफरेंस है। यही डिफरेंस कॉम्प्लेक्स और सिंपलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ह्यूमन बींग्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इसलिए होते हैं क्योंकि वो उनके अंदर ऑर्गन्स होते हैं, सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, और हर सेल्स, टिश्यूज़ और टिश्यू सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम्स को जो एनर्जी होती है एटीपी की फॉर्म में चाहिए होती है उनका मेंटेनेंस स्ट्रक्चर कंटिन्यू रखने के लिए। तो इसीलिए ये एनर्जी चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है, इसलिए इन्हें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। तो इसीलिए देखते हैं कि गोट ग्रास खाती है क्योंकि ग्रास के अंदर सेल्यूलोज होता है, पर ह्यूमन बींग सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए ह्यूमन बींग्स अपना थोड़ा सिंपलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से ऑब्टेन करते हैं फूड, ठीक है। हाँ, हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है कि दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ फैक्ट, ये मुझे मेरी मैम ने बताया था, जो ऑफन बुक्स में नहीं होता और हेल्प बुक्स में भी नहीं होता है, कुछ ट्यूशन टीचर्स बताते भी नहीं हैं। सो ये पॉइंट है कि हमारी बॉडी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, हार्डली डाइजेस्ट करती है, बहुत हार्ड होता है डाइजेस्ट करना सेलुलोज को। बट
हम जैसे कोरिएंडर लीव्स खाते हैं, करी लीव्स, और ये काफ़ी लीव्स खाते हैं हम, स्पिनच वगैरह काफ़ी लीव्स खाते हैं। ये कैसे डाइजेस्ट होती है? इनके अंदर भी तो सेलुलोज होता ही होगा। हाँ होता है, बिल्कुल कुछ अमाउंट में बिल्कुल प्रेजेंट होता है सेलुलोज। इन्हें हमारी बॉडी की एक नर्व होती है, वो है अपेंडिक्स। ये सारी जो लीफी वेजिटेबल्स वगैरह होती है, कैबेज वगैरह, ये डाइजेस्ट, इनको अपेंडिक्स डाइजेस्ट करता है और इसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, these sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body as and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for maintaining living structures as well as to the kind of molecules the body needs to grow. तो ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इनको ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी एनर्जी कन्वर्ट हो सके। सो आज की क्लास में तो हम सिर्फ न्यूट्रिशन ही करेंगे, देन न्यूट्रिशन के अंदर उसके बाद आ जाता है न्यूट्रिशन की डिफ़ाइन। सो न्यूट्रिशन की डिफ़ाइन मैंने आपको बता दी है। सो हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? अब लिविंग थिंग्स अपना फूड कैसे उनको मिलता है अपना फूड? The general requirement for energy and materials is common in all organisms, but it is fulfilled in different ways. अभी मैंने बताया, अब ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए उनके फूड डिसाइड होते हैं, उनका न्यूट्रिशन डिराइव होता है। दैट इज़, जैसे गोट का फूड अलग है, गोट ग्रास ही खाएगी, गोट चिकन वगैरह नहीं खा सकती क्योंकि उसकी बॉडी वो न्यूट्रिशन डिराइव नहीं कर सकती, उसकी बॉडी उस न्यूट्रिशन के लिए कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बॉडी की ऐसी है। अब ह्यूमन बींग्स उसका फूड, गोट का फूड नहीं खा सकते क्योंकि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते। सो दोनों के न्यूट्रिशन अलग अलग हैं। सो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं उनके न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट से, उनकी बॉडी कॉम्प्लेक्सिटीज से, उनके प्रोसेसेस से, लाइफ प्रोसेस से, जो भी वो करते हैं प्रैक्टिस, उनसे एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट ज़रूर करते हैं डिफरेंट वेज में। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेज से इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ऑब्टेन करते हैं सिंपल फूड। इनऑर्गेनिक सोर्सेज, अब मैंने ये बताया, हेटरोट्रॉफ्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, और उसके इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। These organisms, the autotrophs, include green plants and some bacteria. Other organisms utilize complex substances. These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for upkeep and growth of the body. To achieve this, organisms use biocatalysts called enzymes. Thus, the heterotroph's survival depends directly or indirectly on autotrophs. Heterotrophic organisms include animal and fungi. अब मैंने यही बताया, वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से अपनी एनर्जी अपना फूड बनाते हैं ऑटोट्रॉफ्स। अब ऑटोट्रॉफ से कुछ अमाउंट ऑफ फूड जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफ्स ऑब्टेन कर लेते हैं। अब हेटरोट्रॉफ्स जो वो फूड ऑब्टेन करते हैं उससे एनर्जी उन्हें उससे जो उनको एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ऑक्सीजन हेल्प करता है कन्वर्ट करने में, और ग्लूकोज के ना कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज का है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसके अंदर कन्वर्ट होता है हमारा फूड। अब ये फूड कैसे कन्वर्ट होता है? केमिकल रिएक्शन से। और वो केमिकल रिएक्शंस कौन करता है? वो करते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एज एंजाइम्स। ठीक है, सो इसीलिए कहा जाता है कि हेटरोट्रॉफ्स का सर्वाइवल इम्पॉसिबल है ऑटोट्रॉफ्स के बिना, क्योंकि हम मेनली ऑटोट्रॉफ्स आर द ग्रीन प्लांट्स। अब हम हेटरोट्रॉफ्स, कुछ लोग नॉनवेज वगैरह भी खाते हैं, वो हेटरोट्रॉफ से ही ऑब्टेन होता है, पर ऑटोट्रॉफ्स मोस्टली हम 85% हमारा जो न्यूट्रिशन ऑब्टेन होता है वो हम ऑटोट्रॉफ से ही ऑब्टेन करते हैं, तो हमारा सर्वाइवल उसके बिना इम्पॉसिबल है। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए तो ऑटोट्रॉफ्स भी दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट फोटोट्रॉफ्स एंड सेकंड कीमोट्रॉफ्स। अब फोटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो क्या कहते हैं, जो एग्जाम्पल उनका होता है ग्रीन प्लांट्स, जो क्लोरोफिल से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, क्लोरोफिल बनाते हैं, उसके बाद अपने फूड को इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कन्वर्ट करते हैं, उन्हें कहते हैं ग्रीन प्लांट्स के अंदर ये प्रोसेस होता है। प्रोसेस सेम होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, अपना फूड खुद बनाते हैं, पर ये ग्रीन प्लांट्स के अंदर कैरिड आउट होता है। और कीमोट्रॉफ्स कीमोसिंथेसिस करते हैं
तो कीमोसिंथेसिस मेनली होता है सल्फर बैक्टीरिया के अंदर, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। और फोटोट्रॉफ जो होता है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, जो ग्रीन प्लांट सनलाइट वगैरह उसमें इन्वॉल्व होती है। तो इनके बीच में बेसिक डिफरेंस यही है, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑटोट्रॉफ्स की फुलफिल कैसे होती है, वो होती है उनकी फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से ही उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती है। और फोटोसिंथेसिस की डिफाइन होती है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। इसके साथ एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी आती है, जिस दैट इज 6 CO2 + 12 H2O गिव्स सनलाइट क्लोरोफिल in the presence of sunlight and chlorophyll C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ये केमिकल रिएक्शन आता है इसके साथ, उसके फोटोसिंथेसिस की डिफाइन के साथ, ठीक है। ये लिखना मैंडेटरी होता है, ओके। सो दैट इज हियर, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये डेफिनेशन फुलफिल नहीं है, बिल्कुल ढंग की डेफिनेशन नहीं है, रद्दी डेफिनेशन है एक तरह से कहा जाए तो जो मैंने डेफिनेशन बताई है उसे ही लिखना, दैट इज़ वेरी गुड। अब सेकेंड, दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब मैंने अभी बताया ये मटेरियल CO2 और H2O की फॉर्म में लिया जाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है। एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। और कार्बोहाइड्रेट्स यूटिलाइज होते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए प्लांट को, और जो एनर्जी बाद में हम भी लेते हैं प्लांट से। We will study how this takes place in the next session. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch, which serve as the internal energy reserve to be used as when required by the plant. अब जो कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए यूज़ होते हैं, एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स लेटर ऑन प्लांट अब सारा तो यूज़ कर नहीं लेगा, फूड जो बनाता है प्लांट, तो वो उसे थोड़ा सा स्टोर करके रख लेते हैं कि जब औखा सौखा टाइम आता है तब यूज़ करके हम भी ऐसे ही रखते हैं। अब हम जब अपने घर में राशन वगैरह जो भी फूड स्टफ्स वगैरह लाते हैं, अब उसको सारा का सारा एक दिन में थोड़ा कंज्यूम कर लेते हैं, उसको रिजर्व करके रखते हैं ना कि अगले दिन खाएंगे, परसों खाएंगे, तरसों खाएंगे, एक्सेट्रा। सो ऐसे ही प्लांट्स भी उसको स्टार्च की फॉर्म में सेव करके रिजर्व करके रखते हैं फूड को, विच सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। तो कुछ पुअर सर्कमस्टांसेस होते हैं जब प्लांट्स को ये स्टार्च रिजर्व्स यूज़ करने पड़ते हैं, उसके लिए वो सेव करके रखते हैं रिजर्व्स। A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. अब ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी जो एनर्जी जो स्टोर होती है उसे ग्लाइकोजन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे ये इक्वेशन है, 6 CO2 + 12 H2O gives in the presence of chlorophyll, sunlight C6H12O6 that is glucose plus 6O2 plus 6H2O। ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, ये मैंडेटरी है, इसे लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस नाउ सी दैट व्हाट एक्चुअली हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब फोटोसिंथेसिस के मेन थ्री इवेंट्स अकर होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर। इसका एक क्वेश्चन भी आता है, व्हाट आर द मेजर बेसिक इवेंट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। और एक क्वेश्चन आता है, राइट द इवेंट्स विच अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब घूम घूम के आता है, पर ये इवेंट्स अकर से फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ही होते हैं। सो द प्रोसेसेस आर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है। अब जो प्लांट होता है जब वो फोटोसिंथेसिस अकर होता है तो सबसे पहले लाइट एनर्जी को कंज्यूम करता है, ठीक है। ये प्रोसेस ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है सीरियल वाइज ही हों अकर। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब लाइट एनर्जी जो सनलाइट, कोई भी लाइट चलती है प्लांट के लिए, चाहे वो LED लाइट हो, प्लांट को अगर आप अपने घर के अंदर रख दो LED लाइट्स के अंदर, तो वो उसकी भी लाइट एनर्जी कैप्चर कर लेते हैं और अपने फूड के अंदर वो एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। मैंडेटरी नहीं होती सनलाइट प्लांट के लिए, ठीक है। सब पर लाइट एनर्जी मैंडेटरी होती है। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब लाइट एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट करते हैं प्लांट्स केमिकल एनर्जी में।
तभी तो वो कंज्यूम कर पाएंगे उसको, तभी तो यूज़ कर पाएंगे अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो उसको केमिकल एनर्जी में पहले कन्वर्ट करते हैं, लाइट एनर्जी को। फिर उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स, अब मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से CO2 और H2O की फॉर्म में CO2 और H2O लेते हैं। H2O दैट इज वाटर। अब उस H2O को स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट मतलब अलग करना, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करते हैं ताकि उसे फर्दर यूज़ कर पाएँ। अब रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसके अंदर कार्बन बेस्ड फूड आता है कार्बोहाइड्रेट्स में। तो अब CO2 होती है, उसमें कार्बन एक होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो उन्होंने ऑब्टेन करी होती है, 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के ऑब्टेन किए होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को भी उनको रिड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट में, मतलब O2 को अलग करते हैं, C को अलग करते हैं, मेनली वही है, स्प्लिट करते हैं उनको। ठीक है। अब दीज स्टेप्स नीड टू टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। अब ये स्टेप्स कैसे सीक्वेंसी, मैं बताती हूँ इनकी सीक्वेंस क्या होती है। लाइट एनर्जी जो होती है वो तो दिन में ही मिलेगी। सनलाइट प्लांट मेनली, मेन सोर्स जो प्लांट की लाइट का होता है, वो लाइट एनर्जी का होता है, वो सनलाइट ही होती है। ठीक है। तो वो तो दिन में ही मिलेगी, रात में पॉसिबल नहीं है। तो बाकी के जो 2 स्टेप्स होते हैं वो प्लांट रात को भी कर लेता है, और सुबह, और जब सुबह होती है तो प्लांट उसे सनलाइट को कैप्चर करके, लाइट एनर्जी को कैप्चर करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अकर कर लेता है, कंटिन्यू करता है। So these steps need to take place one after the other immediately. For example, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. अब desert plants भी यही करते हैं, रात को intermediate बना लेते हैं एनर्जी का। कार्बन डाइऑक्साइड, take up the carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. अब मतलब डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं, जो कैक्टस वगैरह होते हैं वो डेजर्ट में, डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं कि डेजर्ट प्लांट्स होते हैं कैक्टस, डेट पाम वगैरह, तो ये क्या करते हैं अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, जो सेकंड और थर्ड इवेंट होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, उसको क्या करते हैं, उस वाले इवेंट को रात में ही कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, उसको रात में ही ले लेते हैं और उन 2 इवेंट्स को रात में ही अकर कर लेते हैं, और फिर जब सुबह होती है तो उस लाइट एनर्जी से उसको एक्ट करवा लेते हैं क्लोरोफिल से। Let us see how each of the components of the above reaction are necessary for photosynthesis. अब आगे करते हैं। Let us see how each of the components of the above reactions are necessary for the photosynthesis. If you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope, you will notice that some cells contain green dots. These green dots are cell organelles called chloroplasts which contain chlorophyll. अब अगर हम नोटिस करें लीफ के स्ट्रक्चर को, माइक्रोस्कोप की हेल्प से नोटिस करा है साइंटिस्ट ने, सो उससे सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स, कुछ सेल्स जो होते हैं वो ग्रीन डॉट्स होते हैं उनके अंदर। दीज ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब ये ग्रीन डॉट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है और इनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। लेट अस सी, सो मेनली क्लोरोफिल इज़ अ फोटोसिंथेटिक कंपोनेंट विच, ठीक है। So, chlorophyll is a photosynthetic component that occurs in chloroplasts found in green aerial parts of the plants. ये इसकी डिफाइन हो गई। अब इसके रिगार्डिंग एक एक्टिविटी भी है, दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये एक्टिविटीज़ जो इस चैप्टर की हैं उसके लिए मैं लास्ट में एक वीडियो डाल दूँगी, वो आप देखना। दैट वीडियो विल बी वेरी गुड। सो नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट पेज, नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें स्टडी करना है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करता है। इन क्लास 9th वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा। अब हमने क्लास 9 के ना स्टोमेटा के बारे में पढ़ा है, विच आर टाइनी स्पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। ठीक है। मैसिव amounts of gaseous exchange takes place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis. अब जो गैशियस एक्सचेंज वगैरह होता है वो इन फोटोसिंथेसिस के लिए वो इन पोर्स में से ही होता है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स अक्रॉस द सर्फेस ऑफ स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। अब ये एक्सचेंज कहाँ पे अकर होता है? स्टेम्स, रूट्स और लीव्स, इन 3 जगहों पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर होती हैं, क्योंकि इन तीन जगहों पे ही गैशियस एक्सचेंज की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। Since large amounts of water can be lost through these stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. अब
लार्ज ट्रांसपीरेशन जो होता है, लॉस ऑफ ट्रांसपीरेशन होता रहता है, वाटर पास आउट होता रहता है जब ये पोर्स ओपन होते हैं, तो उससे वेस्टेज ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए पोर्स अपने आप को क्लोज कर लेते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड नीड नहीं होती फोटोसिंथेसिस के लिए। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज़ अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स। अब जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है पोर्स की, स्टोमेटल पोर्स की, वो फंक्शन होता है गार्ड सेल्स का। द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। अब गार्ड सेल्स स्वेल हो जाते हैं जब वाटर उनके अंदर फ्लो करता है, कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है तब। सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल्स श्रिंक। सिमिलरली जो पोर होते हैं वो श्रिंक क्लोज हो जाते हैं जब गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, मतलब बंद हो जाते हैं। सो ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में 2 मार्कर या 1 मार्कर कि डिफाइन द फंक्शंस ऑफ गार्ड सेल्स। तो उसके अंदर आप गार्ड सेल्स के 2 फंक्शन लिखेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एंड ये गार्ड सेल्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। और इसका अगर ये 2 नंबर में आ जाता है तो आपको इसका डायग्राम भी बनाना मैंडेटरी होता है ताकि आपके मार्क्स स्कोर हो जाएं अच्छे। सो आज हम सिर्फ ये स्टोमेटल पोर तक ही पढ़ेंगे, इसके आगे वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज लाइफ प्रोसेसेस का इंट्रोडक्शन सिर्फ यहीं तक करवाया जाता है। इसके आगे कॉम्प्लेक्स हो जाता है, चैप्टर की कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती जाती हैं। सो यहीं तक करेंगे, उसके बाद हम लोग करना है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो मैंने पहले ही डिफ़ाइन कर दिए हैं, उसके चारों टाइप्स भी बता दिए हैं, और हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन वो भी मैंने बता दिया है। जो 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ईजेशन, इन 5 स्टेप्स से प्लांट्स ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन करते हैं अपना न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स बताना है आपको, जो एलिमेंट्री कैनल के अंदर प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर एंजाइम्स वगैरह का काफ़ी रोल होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। सो ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। सो फॉर नाउ वी मस्ट फाइंड अप। So thanks.